हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। ठीक है, हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। आज हम सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे अपनी 4th यूनिट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, टीचर एजुकेशन। तो हम थर्ड यूनिट हम छोड़ रहे हैं। वैसे हम सीक्वेंस से चलने वाले थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम थर्ड यूनिट हम कर लेंगे, तो आप 4th यूनिट करवाइए। यदि इसके बाद आपके पास टाइम मिलेगा तो फिर मैं थर्ड यूनिट भी करवा दूँगी। वैसे तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी आप लोगों का, लेकिन अभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर मैं टीचर एजुकेशन, यहाँ पे 4th यूनिट है जो आपकी सिलेबस में एजुकेशन सब्जेक्ट में आपका जो 4th यूनिट है टीचर एजुकेशन, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 4th टीचर एजुकेशन। एक बात और बोल दूं मैं आपको कि स्टूडेंट्स कमेंट्स आ रहे हैं मैम आप ब्लैक मार्कर का यूज़ कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा जो मार्कर है वो ख़राब हो गया, सूख गया है और उसकी इंक भी जो ख़त्म हो गई है। तो मार्केट में आप लोगों को पता है लॉकडाउन लगा हुआ है तो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ यदि मुझे इंक अवेलेबल हो जाती तो मैं ब्लैक मार्कर का यूज करने लगूँगी। लेकिन अभी मैं आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैं इसमें आपको बताया भी है, जो कपड़े में लगाने वाली इंक होती है ब्लू कलर की, वो मैं इसमें डाल के यूज़ कर रही हूँ, जिससे आपका काम चल सके, इस लॉकडाउन में भी हमारा काम चल सके, हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बंद ना हो, आप लोगों के सामने आती रहें। ठीक है, और आगे मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस करूँगी। देखिए मैं बोल चुकी हूँ, अभी मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम अभी UGC नेट की तैयारी करवाना शुरू की है। पहले मैं यूट्यूब चैनल पर नहीं थी, अभी इसी साल से मैंने यूट्यूब चैनल पर आई हूँ और करवा रही हूँ तैयारी। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी, धीरे अभ्यास से ही समस्याएँ हमारी सॉल्व होती हैं, अभ्यास से ही हमारी किसी भी काम में सतर्कता आती है। ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे ही हमारी कोई भी चीज़, अभी बहुत सी कमियां होंगी जो आप लोगों को देखती होंगी मैडम, कुछ कमी आप लोगों को दिखती होंगी, अभी बोलने का और किसी भी चीज़ को समझाने का एक इतना अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा तो चीज़ें हमारी अच्छी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग भी समझिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है तो एक्सपीरियंस भी मुझे कम है। ठीक है, समझाने का मैं खुद तो समझ लेती हूँ, लेकिन दूसरे को समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए जो भी कमी हो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ एंड क्षमा भी चाहती हूँ कि कोई भी कमी हो तो उनको आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि कोई भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके यूनिट 4th के पार्ट ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज पार्ट ए पढ़ेंगे। ठीक है, हर यूनिट में आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस आपका कितना ज़्यादा है। कहने को केवल 10 यूनिट हैं, कहने को केवल 10 यूनिट है, आपके हर पार्ट में 4-4 पार्ट दिए हुए हैं, हर यूनिट में 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो ऐसे आपके 40 पार्ट हो गए। ठीक है, एक यूनिट में 4 तो 40 पार्ट हो गए। उसके अंदर भी आपका कितना मटेरियल है, कितना सिलेबस है, ये आप लोग को ही पता होगा जो पढ़ता है। एक यूनिट ख़त्म करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस पूरा का पूरा करवा सकूँ, और मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पे यही है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। आज हम टीचर एजुकेशन से बात करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक के आपके आए हुए होंगे, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाऊँगी, जिससे आपका जो टीचर एजुकेशन है सारा क्लियर हो जाएगा। अब टीचर एजुकेशन का अर्थ, पहले आपको पार्ट ए में पढ़ना है टीचर एजुकेशन का अर्थ, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। NCET, NCERT तथा NCTE के पाठ्यक्रमों प्रलेखों में प्रारंभिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दूरदृष्टि। NCTE ने एवं NCERT ने अध्यापक शिक्षा के बारे में, कैसी, जो आपकी हायर लेवल पे शिक्षा है, जो आपकी सेकेंडरी लेवल पे शिक्षा है, जो आपकी उच्चतर शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा है। ठीक है, इसमें आपका क्या करिकुलम होना चाहिए, ठीक है, क्या करिकुलम होना चाहिए, और इससे संबंधित दूरदृष्टि, विज़न कौन कौन से होना चाहिए, क्या मतलब इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो इसकी बात की, क्या बात कही NCERT ने एवं NCT, तो इसकी बात करेंगे। सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, व्यवहारपरक उपागम आधारित पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, ठीक है, सहयोगात्मक तथा अनुभव जन्य अधिगम, ये चीज़ें हमको पार्ट ए में पढ़नी है अपने। तो हम लोग टीचर एजुकेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर एजुकेशन का अर्थ, अध्यापक शिक्षा का अर्थ।
अध्यापक शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन क्या होता है कि देखिए हम सबसे पहले अपनी सरल भाषा में समझें कि जो योग्यता, जो क्वालिफिकेशन हमको टीचर बनाती है, ठीक है, जो योग्यता, जो क्वालिफिकेशन हमको टीचर बनाती है उसी को टीचर एजुकेशन कहते हैं। अब ये अलग अलग स्तर पर होती है। प्राइमरी लेवल पर ये अलग क्वालिफिकेशन होती है, माध्यमिक लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर ये अलग इसकी क्वालिफिकेशन होती है, और जो हायर लेवल का टीचर होगा उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता अलग होगी। तो सीधे से सरल भाषा में केवल हमको यही पढ़ना है कि एक टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से उसके अंदर गुण होने चाहिए, उन्हीं की बात करता है टीचर एजुकेशन। एक शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और क्या क्या उसकी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, तो इन्हीं की बात करता है आपका टीचर एजुकेशन। तो एक अध्यापक शिक्षा क्या है, अध्यापक शिक्षा क्या है, इसी में हम आपको पढ़ना है कि अध्यापक के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, यही आपकी टीचर एजुकेशन होती है। तो अध्यापक के अंदर कौन कौन सी गुण होना चाहिए, अध्यापक के अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, जिससे वो छात्रों को क्या अच्छे नए नए तरीके से सिखा सकें, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक क्लास टीचर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमको अध्यापक बनाना है, जो टीचर बनाना है, अध्यापक शिक्षा हमको टीचर एजुकेशन प्राइमरी लेवल के लिए, ठीक है। तो जो प्राइमरी स्कूल में, जो माध्यमिक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हम उन्हीं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं की शिक्षा की बात कर रहे हैं, उन्हीं की नहीं, उन टीचर की बात नहीं कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ पे उन छात्रों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे छात्र वो हैं, वो अध्यापक हैं यहाँ पे छात्र जो प्राथमिक शिक्षा में एवं माध्यमिक शिक्षा में एवं हायर एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, उन टीचर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बीएड कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स है, जो बीटीसी कर रहा है वो स्टूडेंट्स है, जो डीएलएड कर रहा है वो स्टूडेंट्स है। उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अध्यापक शिक्षा की, वो क्योंकि भविष्य में वो टीचर्स बनेंगे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, माध्यमिक स्कूल में पढ़ाएंगे, हायर स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उन टीचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है कि उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए आपके, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है आपके अध्यापकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए। आप अपने व्यवहारिक तरीके से देखिए एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक टीचर को किस तरीके की टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, कैसी शिक्षण विधियों का यूज करना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए जैसे क्लासरूम में क्या होता है, क्लास में उसको सभी बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो उनकी भिन्नताओं के आधार पर, उनकी समस्याओं के आधार पर उसकी समस्याओं का समाधान करना होता है टीचर को, और पाठ्यक्रम को अच्छे से उनको आना चाहिए। टीचर एक अपने विषय का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। जैसे इस तरीके से आपके टीचर एजुकेशन में अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है कि आपके 4 से 5 पॉइंट दिए होते हैं कि टीचर एजुकेशन क्या होना चाहिए, टीचर्स ऐसा होना चाहिए, टीचर्स ऐसा होना चाहिए। तो मुख्य रूप से टीचर्स में क्या क्या होना चाहिए, तो टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा है कि टीचर बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। टीचर एजुकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा है, तो मतलब यहाँ पे बच्चे का विकास नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे का विकास नहीं करना है, यहाँ पे टीचर का विकास करना है, टीचर का सर्वांगीण विकास करना है, उसमें नई नई टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट करना है, नई नई शिक्षा विधियों को डेवलपमेंट करना एवं बच्चों को कैसे सिखाया जाना चाहिए वो चीज़ों को डेवलपमेंट करना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे कोठारी आयोग में कहा गया है, कोठारी आयोग ने कहा है कि भारत के भविष्य का निर्माण, ठीक है, भारत के भविष्य का निर्माण यहाँ की कक्षाओं में हो रहा है, ठीक है, यहाँ की कक्षाओं में निर्माण हो रहा है। तो कक्षाओं में निर्माण क्या, इनका भविष्य का निर्माता कौन है, टीचर। हमारे शिक्षण में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले होता है आपका शिक्षक, छात्र एवं आपके पाठ्यक्रम, ठीक है, ये 3 चीज़ें मुख्य होती हैं आपकी शिक्षण में, ठीक है। जब हम कोई शिक्षण कार्य करते हैं तो हमारी 3 चीज़ें, सबसे मुख्य होता है आपका छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। लेकिन छात्र और पाठ्यक्रम हो और टीचर ना हो तो क्या ये चीज़ अच्छे से कार्य कर सकते हैं, क्या हमारी शिक्षण व्यवस्था अच्छी हो सकती है, ठीक है, शिक्षक हो भी लेकिन वो सुयोग्य ना हो, वो सर्वांगीण विकास ना हो, उसके अंदर टीचिंग स्किल्स ना हो, टीचिंग विधियाँ ना हो, तो क्या वो किसी छात्र को शिक्षित कर सकता है, नहीं कर सकता है। यदि उसको पाठ्यक्रम का नॉलेज ही ना हो, विषय का ज्ञान ही ना हो, तो क्या वो क्या शिक्षित कराएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है कि पहले क्या था कि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ के जो गुरु होते थे, ठीक है, पहले वहाँ
कहा जाता था कि जो गुरु होते थे प्राचीन समय में गुरु शिक्षा प्रदान करते थे। लेकिन पहले क्या था कि टीचर वो कहते थे कि टीचर बनाए नहीं जाते हैं, टीचर पैदा ही होते हैं। जो गुरु होते थे वो कहते थे उनमें अंदर से गुरु जो शिक्षा प्रदान करने का उनमें आंतरिक शिक्षा होती थी, ठीक है, तो बड़े होकर वो शिक्षा प्रदान करने लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो गुरुओं के बच्चे होते थे, जो गुरु के शिष्य होते थे, वही शिक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई जात के हिसाब से, कोई पीढ़ी के हिसाब से गुरु नहीं बनते। अब कहा जाता है कि अपने वर्तमान स्थिति को देखकर गुरु जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, उनको और अधिक और अच्छा उनको बनाया जाता है। लेकिन प्राचीन समय में कहा जाता था कि ऐसा नहीं होता था, कि टीचर्स जो होते थे वो पैदाइशी होते थे, ठीक है। उनमें जो स्किल्स होती थी, जो क्षमता होती थी पढ़ाने की किसी को भी, वो पैदाइशी होती थी, वो अलग से बनाए नहीं जाते थे। वो कहते थे कि टीचर को शिक्षित नहीं किया जा सकता, वो जो होता है उसके आत्मा में ही होता है और वो अपना आंतरिक रूप से ही उसके साथ लेके पैदा होता है, ठीक है। तो जो वहाँ के गुरु होते थे, उनके जो शिष्य होते थे वही शिक्षा का कार्य करते रहते थे, और जो गुरु के बच्चे होते थे तो वो शिक्षण कार्य करते थे। तो इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चलती थी। तो उसमें क्या था कि टीचर्स का सम्मान करते थे और वो अपना आत्माभिव्यक्ति, उसमें चरित्र का निर्माण एवं ईश्वरीय ज्ञान, वेदों का ज्ञान, ये सब ज्ञान वहाँ भी दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, इसके बाद आपका मध्यकाल आया। मध्यकाल में क्या था कि मध्यकाल में जो शिक्षा देते थे वो मौलवी देते थे, मूल्य देते थे। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आपकी नायकीय प्रणाली चलती थी, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है कि नायकीय प्रणाली यानी मॉनिटर प्रणाली। तो मॉनिटर प्रणाली की जो विचार किया गया, जो शुरुआत है वो वैदिक काल से है, ठीक है। इसके कई क्वेश्चन आए हैं और कन्फ्यूजन भी कई लोगों को होता है कि तो जो शुरुआत है, जो वैदिक काल से शुरुआत है इसकी, लेकिन इसका अत्यधिक प्रचलन कब हुआ, तो इसका विस्तार कब हुआ, आपका माध्यमिक काल में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो मध्यकाल में जो नायकीय प्रणाली का चलन था, तो जो मौलवी होते थे, जो मूल्य होते थे, वो अपने जो प्रिय शिष्य होते थे उनके, ठीक है, जो जिनको वो ज़्यादा योग्य समझते थे, जो होशियार होते थे, जो टैलेंटेड होते थे, जो शिष्य होते थे, तो उनको शिक्षा अपनी अनुपस्थिति में, जैसे टीचर्स नहीं है तो अपनी अनुपस्थिति में वो शिक्षण का कार्य उन पर सौंप देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको इस चीज़ का अभ्यास होता था, तो आगे चल के वो शिक्षण का काम करना वो भी शुरू कर देते थे जब वो बड़े हो जाते। तो इस तरीके से शिक्षण व्यवस्था चलती थी। अलग से शिक्षित नहीं होते, अलग से टीचर्स नहीं होते थे, ना ही उनको कोई प्रशिक्षण दिया जाता था, ठीक है। तो अलग से वो केवल गुरुओं से सीखते थे और वही टीचिंग का काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों में डेवलपमेंट आया। वर्तमान समय को देखते हुए हमारे टीचर्स की एजुकेशन में परिवर्तन आया। उन्होंने कहा कि एक टीचर जो सीख गया, अब वो जीवन भर बच्चे को वही पढ़ाएगा। ये पद्धति गलत है। कि जैसे एक टीचर जो पहले आपका 10 साल पहले प्राइमरी एजुकेशन में आया, ठीक है, उसने बीटीसी की और टीचर बन गया। तो आज की जो प्रेजेंट टाइम की जो शिक्षण व्यवस्था है, जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, क्या वो उस पाठ्यक्रम को, करिकुलम को क्या वो पढ़ा पा रहा है? नहीं पढ़ा पा रहा है। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से आपकी शिक्षण व्यवस्था होने लगी, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था होने लगी, इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से, तो उसको इन चीज़ों का ज्ञान ही नहीं है। तो आपको टाइम टाइम पर उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों की बात ये कि टीचर एजुकेशन में क्या क्या शामिल होना चाहिए। तो सबसे पहले मुख्य रूप होती है, यदि आपके पास कोई 4 ऑप्शन आते हैं आपके क्वेश्चंस में और टीचर्स की आपकी वो पूछी जाती है कि मुख्य इसमें से क्या है, कि टीचर की मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले आप कहेंगे टीचर्स अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसमें के अंदर टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, वो एक दूसरे को समझ सके, ठीक है, उसमें इंटरेक्शन क्षमता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो मुख्य होना चाहिए उसमें अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर कितना भी अच्छा हो, बोलने में वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, उसका व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत अच्छा हो, लेकिन यदि उस टीचर के अंदर उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, तो उसका ये व्यवहार, उसके ये गुण बेकार होते हैं। तो सबसे जो मुख्य उद्देश्य हमारा होता है, जो मुख्य गुण टीचर्स का होता है, उसके अंदर उसके सब्जेक्ट की क्षमता होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है कि कोठारी आयोग में कहा गया है कि हमारे भविष्य का निर्माण हमारी भारत की कक्षाओं में हो रहा है। ये कोठारी आयोग ने कहा। इसका एक क्वेश्चन भी शायद कभी आया है आपका, उसमें प्रवक्ता में आया हुआ क्वेश्चन है, देखा था मैंने, कि जो भारत के भविष्य का निर्माण हमारे अध्यापक, हमारे विद्यालयों की कक्षाओं में हो रहा है। क्यों हो रहा है?
तो अब इनका भविष्य तो छात्र हैं, लेकिन भविष्य बनाने वाला कौन है? शिक्षक। यदि वही अच्छा नहीं होगा, उसके अंदर ही सारी स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, उसके पास गुण नहीं होंगे, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो फिर वो कैसे भविष्य का निर्माण करेगा? तो जो टीचर होता है वो हमारे समाज का निर्माण करता है और हमारे राष्ट्र का निर्माण करता है। यहाँ पे इसीलिए इन्होंने बात की कि टीचर एजुकेशन की, तो जब उसके ऊपर समाज के राष्ट्र का विकास का भार होता है, राष्ट्रीय निर्माण का भार होता है, तो उसकी क्वालिफिकेशन भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीचर से ही है बच्चों में व्यावसायिक शिक्षा को प्रदान करता है। तो सारी चीज़ें जब टीचर्स के ऊपर ही हैं तो उसकी शिक्षा भी तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन आपकी वही है जो एक किसी व्यक्ति को उस टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस योग्य बनाए कि वो टीचर्स के लिए उसको क्या कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन से गुण होना चाहिए, ठीक है। इसी को टीचर एजुकेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि आपका अध्यापक शिक्षा का अध्यापक शिक्षा क्या होती है, टीचर एजुकेशन क्या होती है। प्राचीन टाइम में अध्यापक शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन क्या होती है कि टीचर ही है जो सभी चीज़ों का विकास करता है, उसमें आपके अनुभव होना चाहिए, उसको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एनसीटी ने भी कहा है टीचर एजुकेशन को लेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर किसी व्यक्ति को या पर्सन को यह सिखाया जाता है कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के बच्चों को या अध्यापकों को, इन्हीं को अध्यापकों को या अध्यापकों को कैसे सिखाया जाए, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को ये सिखाया जाता है कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के बच्चों को कैसे सिखाना है, ठीक है। अध्यापकों को नहीं, यहाँ पे मतलब इनके बच्चों को कैसे सिखाना है। तो एक प्रोग्राम जहाँ पर किसी व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति है ये आपका अध्यापक है, ठीक है, ये अध्यापक है, अध्यापक को यह सिखाया जाता है कि ये प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के बच्चों को, ठीक है। अब ये जो अध्यापक है यही इन्हीं बच्चों को सिखाएगा, इन्हीं बच्चों को यही तो सिखाएगा। तो इसको किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट करना है, तो ये आपके एनसीटी ने कहा है। एनसीटी में कहा है कि ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर किसी व्यक्ति को या पर्सन को यह सिखाया जाता है, व्यक्ति, पर्सन या अध्यापक, ठीक है, क्योंकि यही व्यक्ति अध्यापक बनेगा प्राइमरी स्कूल का, हायर स्कूल का, हायर एजुकेशन में या आपके माध्यमिक लेवल में, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। एनसीटी ने कहा एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर किसी व्यक्ति को, पर्सन को यह सिखाया जाता है कि प्राइमरी से लेकर एजुकेशन तक के बच्चों को कैसे सिखाना है, कि जो, क्योंकि जब वो अपना प्राइमरी से, अभी तो वो बीएड कर रहा है, बीटीसी कर रहा है, तो ये व्यक्ति या पर्सन है, इसके बाद ये प्राइमरी स्कूल में जाएगा या माध्यमिक स्कूल में जाएगा या आपके हायर एजुकेशन में जाएगा। तो यहाँ के जो बच्चे होंगे उनको किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से उनके साथ अंतःक्रिया करनी है, तो इनके इसमें जो टीचिंग स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है। इनमें 3 चीज़ें मुख्य होती हैं आपकी। पहली तो होती है आपकी टीचिंग स्किल, ठीक है, नंबर होती है आपकी टीचिंग स्किल, इसको हिंदी में शिक्षण कौशल कहते हैं। दूसरी होती है पेडागोजिकल स्किल, जिसको आपकी शिक्षण विधियाँ कहते हैं, शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो टीचिंग स्किल आपकी शिक्षण कौशल कहते हैं, पेडागोजिकल स्किल आपकी शिक्षण विधियाँ, ठीक है। और तीसरी जो होती है आपकी व्यावसायिक शिक्षा,
तो किसी भी टीचर के लिए ये तीनों चीज़ों का ज्ञान जरूरी होता है, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से वो बच्चों को सिखा सकता है, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से वो आगे चल के बच्चों में इन चीज़ों को विकसित करेगा। किसी भी शिक्षक के पास शिक्षण कौशल, यदि शिक्षण कौशल नहीं होगा कि किसी बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, क्योंकि क्लास में हर बच्चा अलग अलग होता है, उसकी तो उसके साथ हमको अलग अलग टीचिंग स्किल्स के साथ पढ़ाना होता है। कोई बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसा नहीं है कि टीचर उसको नहीं सिखाएगा। तो किस तरीके से सभी बच्चों को, ठीक है, कि किस तरीके से हमको बच्चे को कैसे सिखाना है, उसकी हर प्रत्येक बच्चे की अलग अलग समस्याएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अभी हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग हायर लेवल पे हैं, तो हम लोग को भी टीचर्स बनेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आपकी अलग अलग समस्याएं हैं। नेट को लेके सभी के मन में अलग अलग डाउट रहते हैं कि नेट का लेवल बहुत ही हार्ड होता है, जिसका निकल जाता है वो बोलता है मैम ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको लेके आपका सिलेबस इतना ज़्यादा, किसी को सिलेबस को लेके समस्या है, किसी को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे, यदि हमारे ये सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, यदि हमको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तो आगे जब हम इन सर्विस में जाएंगे, जब हम जॉब में आ जाएंगे, तो अपने स्टूडेंट को किस तरीके से समझाएंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक स्टूडेंट के कुछ ना कुछ सवाल होते हैं। तो यही होता है कि शिक्षण कौशल, तो एक अध्यापक शिक्षा यानी टीचर्स के अंदर, ठीक है, टीचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, शिक्षण कौशल होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए नई नई तरीके के। जैसे अब क्या है, अब टीचिंग स्किल किस तरीके से, पहले क्या था कि केवल एक बोर्ड पे से ब्लैक बोर्ड पे सिखाया जाता था, ठीक है, तो टीचर्स केवल उसी को जानता था। लेकिन अब आपके इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से सिखाया जाता है, आपके कंप्यूटर के माध्यम से सिखाया जाता है, लैपटॉप के माध्यम से सिखाया जाता है, और आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ें आ गई हैं। तो टीचर्स को इनका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। यदि उसको अब नई नई टीचिंग स्किल्स आ गई, खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, बच्चों को रटाया नहीं जाता है, बच्चों को केवल ज्ञान नहीं दिया जाता है, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो इसके लिए पहले टीचर्स को ये सब आना चाहिए, तब जब तक टीचर्स को ये चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक वो किसी बच्चे को कैसे सिखाएगा। तो यही चीज़ होती है, जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है आपके टीचर एजुकेशन में। इसके बाद आपकी शिक्षण विधियाँ, तो हम कौन कौन सी विधियों का यूज कर रहे हैं, शिक्षण इसी को कहते हैं पेडागोजिकल स्किल, ठीक है, इसी को पेडागोजी कहते हैं, ठीक है, पेडागोजिकल स्किल, शिक्षण विधियाँ, कि हम कौन कौन सी विधियों का यूज कर रहे हैं, किस तरीके की विधियाँ, कि बच्चे को हम कैसे सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को किस तरीके से हम सिखा रहे हैं, पढ़ के सिखा रहे हैं, या मौखिक तरीके से सिखा रहे हैं, या लिख के सिखा रहे हैं, या किस तरीके से उसको सिखा रहे हैं। तो यहाँ पे शिक्षण विधियों का। इसके बाद आती है आपकी व्यावसायिक शिक्षा। तो जो विद्यालय होते हैं वो समाज के प्रतिरूप होते हैं। तो जो टीचर होता है वो समाज का निर्माण करता है और राष्ट्र का निर्माण भी करता है, क्योंकि जो यहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, आगे चल के या तो वो जॉब करते हैं या अपने व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ से उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। तो तभी जब टीचर एजुकेशन खुद इसके पास वोकेशनल एजुकेशन होगी, व्यावसायिक शिक्षा होगी, तभी तो ये बच्चों में टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट करेगा, व्यावसायिक शिक्षा का डेवलपमेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं, टीचर एजुकेशन, टीचर्स की हैं। ये सारी जो मुख्य चीज़ें हैं, एक टीचर के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो आगे चल के इनके माध्यम से किसी भी बच्चे का विकास कर सकता है, किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकता है, उसका डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टीचर एजुकेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्यापक शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, मतलब नेचर, अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है। जैसे पहले क्या होता था कि टीचर्स का नेचर कैसा होता था कि जैसे गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, गुरुओं के माध्यम से दी जाती थी, तो छात्र का और गुरु का संबंध कैसा होता था, यही तो नेचर है इसका, कि छात्र का और गुरु का जो संबंध होता था, पहले जो टीचर बोलता था वो छात्र सुनता था, और उसके विपक्ष में जो छात्र होता था वो कुछ नहीं बोलता था, केवल और केवल टीचर्स के उपदेशों के आधार पर चलता था, उनके जो वो कहते थे उन्हीं का मार्गदर्शन करते थे। तो जो शिक्षा होती थी वो आपकी टीचर केंद्रित होती थी, यानी अध्यापक केंद्रित होती थी। लेकिन अब जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है ये आपके स्टूडेंट केंद्रित है, छात्र केंद्रित है, ठीक है। तो छात्र केंद्रित जो शिक्षा प्रणाली है, तो अब जो वर्तमान में शिक्षक की और छात्र की स्थिति है, तो इसमें क्या है कि जो शिक्षा केंद्रित जो शिक्षा होती है वो छात्र केंद्रित होती है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए टीचर्स को सिखाना होता है छात्र को। लेकिन अब क्या होता है कि जो जिस तरीके से
पहले उसमें टीचर्स का जो सम्मान होता था, जो वैल्यू दी जाती थी, अब वो वर्तमान में नहीं है। अब जो छात्र होते हैं वो पलट कर क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, तो टीचर्स को उनके जवाब भी देने होते हैं। तो अब जो स्थिति है वो बदल गई, इनका नेचर जो है बदल गया है। अब जो वर्तमान में जैसे प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए नई नई टीचिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो प्राथमिक शिक्षा के छात्र भी होते हैं तो केवल उनको मौखिक रूप से पढ़ाया अकेला नहीं जाता है, उनके साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना होता है टीचर्स को। तो जैसे उनके जो भी समस्याएँ होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान के साथ साथ ये व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है और प्लस व्यवहारिक शिक्षा भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पे ये कहा कि प्रकृति कैसी होती है कि तो पहले जो अध्यापक टीचर की जो प्रकृति थी, टीचर का जो नेचर था कैसे था, तो समय के साथ साथ परिवर्तन हो गया। यानी यदि हमको अपने माध्यमिक शिक्षा में या प्राथमिक शिक्षा में कोई परिवर्तन लाना है तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके ऊपर होगी, टीचर्स के ऊपर से ही तो होगी। तो मतलब शिक्षा में परिवर्तन लाना हो गया है कि जो टीचर्स की प्रकृति हो गई है, जो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का जो संबंध होते थे पहले उनमें दूसरे होते थे, अब लेकिन इनमें परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो पहले इसमें था कि जो छात्र होते थे वो बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे और वो मौन रूप से केवल सुनते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो छात्र हो गए हैं वो उनमें विचार विमर्श भी होता है, आपस में उनका आपसी संबंध होता है, उसमें सौहार्दपूर्ण संबंध होता है, प्रेम पूर्वक संबंध होता है, उनको भी समझा जाता है, ठीक है, केवल उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है, प्रैक्टिकल शिक्षा भी दी जाती है एवं सैद्धांतिक शिक्षा भी दी जाती है। तो यहाँ पे जो टीचर्स को उसका सामाजिक विकास भी करना होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी करना होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा, पहले ये चीज़ नहीं सिखाई जाती थी। पहले जो टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, वो सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देते थे और जो ज्ञान देते थे वो रटाने वाला देते थे या सैद्धांतिक ज्ञान देते थे। लेकिन अब जो शिक्षा है, इसको जो टीचर्स होते हैं वो उनका सामाजिक विकास करते हैं, मनोवैज्ञानिक विकास, वो बच्चों को समझते हैं कि वो क्या किस तरीके की शिक्षा के लायक है, तो उनको अलग अलग तरीके से शिक्षा दी जाती है। पहले लेकिन इस तरीके से नहीं था। तो टीचर्स एजुकेशन की प्रकृति कैसी है, तो यही है कि टीचर एजुकेशन की प्रकृति पहले आपकी दूसरी थी और अब इसमें परिवर्तन हो गया है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के मुख्य होते हैं। तो यदि हमारी शिक्षा में परिवर्तन लाना है तो इसके लिए मुख्य रूप से शिक्षक ही होंगे। तो पहले टीचर्स और छात्र का संबंध दूसरा था और अब इनमें परिवर्तन हो गया है। पहले जो शिक्षा प्रणाली थी वो हमारी शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अब जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो हमारी छात्र केंद्रित हो गई है। पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। जो शिक्षक होते थे वो पैदाइशी होते थे और गुरु देते थे, लेकिन अब जो शिक्षक होते हैं उनमें नई ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए, उनके ज्ञान में परिवर्तन करने के लिए, उनके अनुभवों में परिवर्तन करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको टीचिंग स्किल सिखाई जाती हैं। क्योंकि यदि उनको नहीं दिया जाएगा तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही रूप से नहीं चल सकेगी। जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग हैं, ये जो हमारे सिलेबस में परिवर्तन हो गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हो गया है, तो यदि हम उस पुराने तरीके से ही सिखाते रहेंगे तो क्या आपका यूजीसी नेट निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे है कि टीचिंग में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें टाइम पर, समय पर, क्योंकि हमारा करिकुलम, हमारा पाठ्यक्रम, सिलेबस बदलता रहता है, तो हमको इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए कहा गया है कि जो टीचर होता है वो हमेशा सीखता रहता है, हमेशा ही सीखता है। यदि वो सीखना बंद कर देगा तो वो किसी को सिखा नहीं सकेगा। तो आपके उसमें बोला भी गया है कि एक शिक्षक वही है जो खुद सीख रहा हो, तभी वह छात्र को सिखा सकता है। यदि वह खुद नहीं सीख रहा है तो छात्र को, स्टूडेंट्स को, ठीक है। जैसे इसके अंतर्गत आपका एक पॉइंट आ जाएगा कि जो टीचर एजुकेशन है, जो अध्यापक शिक्षा है, एक अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है, एक अनवरत प्रक्रिया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिख देंगे, जो टीचर एजुकेशन है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतर चलती रहती है, हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे इस तरीके से कि जो पहले हमारे जो बीएड बीटीसी में जो टीचर्स लिए गए थे, जो अध्यापन कार्य करा रहे हैं, तो अब जो जिस तरीके से अब नए तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी है, तो उनको उस शिक्षण की, टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए उनको खुद सीखना पड़ेगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा।
तो जो उनको भी मतलब प्रशिक्षण देना चाहिए, तभी उनको अच्छा टीचर बनाया जा सकता है। लेकिन जो पहले क्या होता था कि टीचर्स को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, टीचर जो होते थे खुद में ही टीचर होते थे, उनको बनाया नहीं जाता था, उनको कोई शिक्षित नहीं करता था, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, वो खुद ही टीचर्स होते थे, उनके अंदर ज्ञान भरा होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उस ज्ञान को बाहर निकालने के लिए, उसमें टीचिंग स्किल्स, शिक्षण कौशल बनाने के लिए, उसमें शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि प्रशिक्षण दिया जाता है हमको। प्रशिक्षण के माध्यम से ही हम किसी चीज़ को और अच्छे से सिखा सकते हैं, ठीक है। तो टीचर एजुकेशन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकताओं की, जिस तरीके से अब आवश्यकताओं के अनुरूप, पहले जो हमारी एजुकेशन थी कि जो भी एजुकेशन के अंतर्गत आता था, पहले क्या था कि शिक्षा एक माध्यम अलग होता था। अब ठीक है, केवल बोर्ड के होता था, अब हाइट बोर्ड पे होने लगा है या टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो जो टीचिंग स्किल है हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, जो शिक्षा है, अध्यापक शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे। हमें इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो बदल गया है। यदि हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलते रहेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो हमें उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो जो स्टूडेंट होंगे उनको तो पढ़ना ही होगा, लेकिन वो कैसे पढ़ेंगे? जब तक टीचर नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए टीचर्स को खुद प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, खुद उसको सीखना पड़ेगा, खुद उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाएगा। और स्टूडेंट्स को कब पता चलेगा? तब उसका टीचर सिखाएगा, ठीक है। तो ये जो शिक्षा है, टीचर एजुकेशन है, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अध्यापक शिक्षा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसके पॉइंट कुछ आ जाएंगे, ठीक है। और एक जैसे ये सब सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य रूप से आपका इसमें होगा कि जो शिक्षक को होना चाहिए, टीचर एजुकेशन का होना चाहिए, उसको अपने विषय का विख्याता होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए मुख्य रूप से। जो टीचर जो इसमें तो ये जैसे अध्यापक शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, मतलब इसकी प्रकृति टीचर एजुकेशन कैसी है, ठीक है, क्या है, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। अध्यापक शिक्षा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने वाली प्रक्रिया है। अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की भी जरूरी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो टीचर का मुख्य गुण होता है वो हमने आपको बताया कि जो टीचर होना चाहिए वो अपने विषय का विख्याता होना चाहिए, उसको अपने विषय का सबसे अधिक ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को उसके पाठ्यक्रम विषय वस्तु समझा सकता है, सिखा सकता है, और उसको में आपस में संबंध को बता सकता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से जुड़ी रहती है, आपस में काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन के उद्देश्य मान लेते हैं, उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टीचर एजुकेशन के अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है विषय क्षेत्र के, विषय क्षेत्र क्या होने चाहिए, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है आपका अध्यापक शिक्षा का अर्थ, प्रकृति, अब हमको पढ़ना है विषय क्षेत्र, ठीक है। विषय क्षेत्र पहले हम उद्देश्यों की बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी आपसे बात की टीचर एजुकेशन के बारे में, जैसे अध्यापक टीचर एजुकेशन की शिक्षा के जो उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी भी शिक्षक के अंदर दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समझ का विकास करना। इसमें होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना, किताबी भाषा में, और वैसे बोलेंगे कि दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समझ को विकसित करना, ठीक है, कि जिससे जब ये उसके अंदर होगी तो वो आगे जब अपना इन सर्विस में आए, पढ़ाई जब जॉब में आए तो वो इन चीज़ों का उपयोग कर सके। तो इन पॉइंटों को मैं कुछ लिख देती हूँ यहाँ पे कि शिक्षा की दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, भूमि से अवगत कराना, भूमि से अवगत कराना। इसका मतलब है कि शिक्षा की दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना। मनोवैज्ञानिक से मतलब है कि आपका हर व्यक्ति अलग अलग साइकोलॉजिकल होता है, अलग अलग उसकी रुचि होती है, अलग अलग उसके सीखने के तरीके होते हैं, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से। तो शिक्षा की दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, उनमें भिन्नता है, तो उनको उस तरीके से सामाजिक की जो प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक पृष्ठभूमि उसकी अलग है, अलग अलग समाज से आ रहा है, तो उनके प्रति जो शिक्षक को समान भाव रखे, किसी के प्रति कम या ज़्यादा की भावना न रखे। जो अच्छे समाज से आ रहा है, अच्छे वर्ग से आ रहा है, उसके प्रति जो टीचर्स का ज़्यादा स्नेह नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उसके प्रति सीरियस नहीं होना चाहिए। यदि जो अच्छे समाज के बालक के लिए उसका जैसा व्यवहार हो, वैसा ही जो थोड़ा मिडिल क्लास से छात्र आ रहा है उसके लिए भी उसका वही व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। दूसरे में हम लिख देंगे राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना, कि जो राष्ट्रीय विकास में हमारी शिक्षा किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुकी हैं कि राष्ट्रीय विकास में हमारी शिक्षा की क्या वैल्यू है, क्या भूमिका है उसकी। ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। ठीक है, कि राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। तो अगला पॉइंट होगा आपका कि राष्ट्रीय विकास की शिक्षा की राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान कराना। ठीक है, क्योंकि विद्यालयों में जैसे आपको बताया था कि कोठारी कमीशन ने कहा है कि हमारे जो राष्ट्र का निर्माण, जो हमारे राष्ट्र का भविष्य है, वो विद्यालय की कक्षाओं में निर्माण हो रहा है, वो कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो जो राष्ट्र का विकास का जो ठीक है, अगला पॉइंट लिख देंगे हम विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान कराना। विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान कराना मतलब वही कि टीचर्स को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसको एक एक चीज़ की नॉलेज होना चाहिए कि विषय वस्तु ये क्या है, इनका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। जो भी हम सब्जेक्ट का ज्ञान, जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है हमारे जीवन से। ठीक है, तो उसका विषय सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए मुख्य रूप से। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि कोई भी व्यक्ति है मैथ का टीचर है, यदि उसको सूत्रों का सही से ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या पढ़ा पाएगा अपने स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए विषय वस्तु का ज्ञान, उसके लिए सब्जेक्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण तकनीकी को ज्ञान प्रदान कराना। शिक्षण तकनीकी, शिक्षण तकनीकी शिक्षण तकनीकी का ज्ञान प्रदान कराना। ये सारी टीचर्स एजुकेशन के वो हैं, ये सारी चीज़ें टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान प्रदान कराना। टीचर एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, टीचर एक अध्यापक होता है, उसके लिए एजुकेशन क्या जरूरी होती है, उसके लिए कौन सी शिक्षा जरूरी होती है। ये सारी शिक्षा एक अध्यापक को दी जानी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ें, ये शिक्षा एक अध्यापक को दी जानी चाहिए, तभी वह शिक्षण कार्य अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान कराना। अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान कराना। कि साइकोलॉजिकल तरीके से, कि जो हर व्यक्ति सीखने के लिए अलग अलग होता है, हर तरीके में व्यक्ति की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, और तो इसीलिए उनकी साइकोलॉजिकल तरीके से, उनमें अंतःक्रिया के द्वारा, आपस में किस तरीके से संप्रेषण के द्वारा, ठीक है, किस तरीके से कौन व्यक्ति कैसा सीख रहा है और उसने कितना सीखा है, किस तरीके से उसको सिखाया जाए, ये सब चीज़ें आपस में इनका ज्ञान कराना। कि सीखने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आपका आता है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन।
ये सारी चीज़ें अभी जब हम अपने क्वेश्चंस क्लियर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको इस तरीके के ही शब्द मिलेंगे वहाँ पे। तो इनमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ठीक है। ऐसे ही शब्द मिलेंगे जिनमें हम लोगों का बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या है। तो क्वेश्चंस में जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर वहाँ पर मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों व तकनीकों का ज्ञान कराना है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं तकनीकों को ज्ञान कराना, तकनीकों का ज्ञान कराना, ठीक है। ठीक है, विद्यालय व कक्षा प्रबंधन के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना, ठीक है। कक्षा प्रबंधन के इसीलिए लिख देती हैं यहाँ पे कक्षा प्रबंधन, ठीक है। विद्यालय व कक्षा प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों से, कक्षा व विद्यालय के प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना, ठीक है। कक्षा प्रबंध के विभिन्न सिद्धांतों से अवगत कराना, इसमें आ जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की योग्यता विकसित करना, ठीक है। ये कहीं पे लिख देंगे पाठ्य सहगामी क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने की योग्यता विकसित करना, योग्यता विकसित करना, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। यहीं पे आपके सिलेबस में है विषय क्षेत्र, ठीक है। विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपका यही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक टीचर्स के अंदर क्या होना चाहिए कि विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय संबंधी दक्षता होना चाहिए, उसकी विषय संबंधी दक्षता होना चाहिए। विषय का ज्ञान जब तक उसको नहीं होगा तब तक, तो इसका आपके उद्देश्य में ही जैसे ही हो गया विषय वस्तु का ज्ञान कराना, ठीक है। तो यहाँ पे हम टीचर एजुकेशन के उद्देश्य लिख दिए। इसके बाद जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं, चीज़ें यही है, थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपका क्या आएगा कि टीचर एजुकेशन का विषय क्षेत्र क्या है, कौन कौन से विषय हैं। तो विषय टीचर एजुकेशन के संबंध में हमको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए टीचर अध्यापक शिक्षा में। तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा कि जो टीचर होना चाहिए उसको अपने विषय संबंधी उसके अंदर दक्षता होना चाहिए, यानी वो अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। अब जब तक उसमें विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे से नहीं करवा पाएगा, विषय वस्तु को अच्छे से छात्रों के सामने नहीं दिखा पाएगा, अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनमें आपस में किसी भी लेसन में, विषय वस्तु में, किसी भी सब्जेक्ट में क्या आपस में संबंध है, इस चीज़ को वो नहीं बता पाएगा, ठीक है। शिक्षा की दार्शनिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना, तो यहाँ पे आएगा कि जो कोई भी शिक्षक हो उसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक ये समझ में, इसके लिए उसमें दक्षता होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज से ही आ रहा है और प्रत्येक बच्चा साइकोलॉजी रूप से, मानसिक रूप से भिन्न होता है, ठीक है। तो उसको इस चीज़ की उसके अंदर दक्षता होना चाहिए कि किस तरीके से बालक को पढ़ाना है, किस तरीके से उसको सिखाना है, उसके अंदर संप्रेषण संबंधी दक्षता होना चाहिए कि किसी भी बालक को वो कितना सिखा रहा है और किस तरीके से सिखा रहा है। यदि उस तरीके से बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसको दूसरे टीचिंग स्किल्स का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद शिक्षण तकनीकी का ज्ञान का प्रयोग, तो शिक्षण तकनीकी का प्रयोग ये भी इसके विषय क्षेत्र में ही आ जाएगा कि शिक्षण तकनीकी के माध्यम से उसके अंदर इतनी टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, इतनी पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए कि जो अब शिक्षण विधियों का, वो तकनीकी का शिक्षण विधियों का भी पेडालॉजिकल विधि का भी वो यूज कर सके, पेडालॉजिकल स्किल्स का भी यूज कर सके, एवं तकनीकी का भी, जिस तकनीकी के माध्यम से अब हम शिक्षा कार्य करते हैं तो उनका भी यूज कर सके। इसमें उसको क्या दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, वो निपुण होना चाहिए इस कार्य में, तभी वो इस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। तो इसी के लिए उसको क्या ट्रेनिंग दी जाती है, इसी के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका है अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान कराना, ये कि भाई अलग अलग छात्रों में डिफरेंट होता है, उनके साइकोलॉजिकल सीखने के तरीके एवं ज्ञान के तरीके अलग अलग होते हैं, उनकी किसी दूसरी चीज़ में रुचि होती है, किसी की कोई दूसरी चीज़ में। तो केवल उनके ज्ञान में वृद्धि ही नहीं करना, उनके कौशल में, उनके व्यवहार में, उनके अनुभव में भी परिवर्तन करना है, ठीक है।
शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों एवं तकनीकी। तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा, ये भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा कि मापन एवं मूल्यांकन। तो एक टीचर का जो अंतिम जो काम होता है वो होता है कि उसने बच्चे को कितना सिखाया इनपुट के रूप में और बच्चे ने कितना सीखा आउटपुट के रूप में। ये चीज़ मुख्य होता है कि हम किसी को आपको जितना सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा सिखाना तभी सार्थक होगा जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। उसका मूल्यांकन, तो मूल्यांकन कार्य में जो टीचर होना चाहिए निपुण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल उसने पढ़ा दिया, मूल्यांकन करना उसको आता ही नहीं है। मूल्यांकन कैसे, कि जब बालक की जो भी समस्याएं हैं उनको वो सुधार करेगा, उनको दूर करेगा। जब उस पूरे शिक्षण कार्य के दौरान जब वो इन चीज़ों से निकलकर अंत में जब वो मूल्यांकन करेगा, तो मूल्यांकन केवल उसके अंकों के आधार पर किसी भी छात्र की योग्यता को आंका जाता है कि उसने कितना सीखा, लेकिन केवल अंकों के आधार पर ही नहीं, उसके व्यवहारिक कौशलों के आधार पर, उसके अनुभवों के आधार पर उसकी योग्यता को आंकना चाहिए। तो मूल्यांकन जो टीचर, मूल्यांकन कार्य में टीचर को निपुण होना चाहिए, मूल्यांकन संबंधी उसके अंदर दक्षता होना चाहिए। तो ये विषय क्षेत्र होते हैं आपके टीचर एजुकेशन के, ठीक है। तो आप इसी में समझ लीजिए। इसके बाद पाठ सहगामी क्रियाओं को कराने की योग्यता। एक टीचर होता है कि उसके अंदर इसके अंदर इतनी मैच्योरिटी होना चाहिए, उसको इतना डिसिप्लिन रखने में कायम हो सके, छात्रों के साथ इतना आदर सौहार्दपूर्ण व्यवहार करे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करे और डांटे भी इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करे जो छात्र हों टीचर्स को आदर्श के रूप में देखें, आदर्श व्यक्ति के रूप में देखें और टीचर्स की बात माने। इतना टीचर्स के अंदर मैच्योर होनी चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए कि टीचर छात्रों को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर सके, आकर्षित कर सके। तो मतलब कि यही चीज़ है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कराने की योग्यता। पाठ्य सहगामी क्रियाएं कोई एक बच्चे को सिखाना एक अलग बात होती है, एक बच्चे को टीचर कैसे भी सिखा, लेकिन यदि वहीं कई बच्चों को सिखा रहे हैं तो इसकी योग्यता उसमें निपुण होना चाहिए। इसमें वो निपुण होगा तभी वो सिखा पाएगा कि सभी बच्चों में आपस में तालमेल कैसे बिठाना है, वो आपस में कैसे एक दूसरे को सिखा रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए। और कक्षा प्रबंधन एवं सिद्धांतों से अवगत कराना। तो अनुशासन संबंधी योग्यता। तो कोई एक टीचर होता है कि अनुशासित जो कक्षा में है अनुशासित नहीं हो पाती, जिसकी कक्षा अनुशासित नहीं होती, बच्चे अनुशासन नहीं मानते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं। तो यदि एक टीचर को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो इसमें यही कहा गया है कि जो टीचर के प्रशिक्षण हैं, जो टीचर की ट्रेनिंग है, उनमें इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। यही इसके विषय क्षेत्र है कि जो टीचर्स ट्रेनिंग की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल किया जाना चाहिए। तो ये प्रबंधन के संबंधित सिद्धांतों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि टीचर को अनुशासित संबंधी जब तक ज्ञान नहीं होगा, इसमें वो निपुण नहीं होगा, उसकी में दक्षता नहीं होगी, तो वो टीचिंग स्किल, अनुशासित मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि टीचर एजुकेशन के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उद्देश्य आपके ये होगा और इसी के अंतर्गत आपको विषय क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है, चीज़ें एक ही हैं। अब टीचर एजुकेशन की आप अलग से और क्या लाएंगे बताइए, यही सारी चीज़ें हैं अलग से, यही आपके विषय क्षेत्र होते हैं। प्रकृति अलग होती है, ठीक है, विषय क्षेत्र अर्थ अलग हो गया। टीचर एजुकेशन क्या होता है कि भाई जो एक टीचर बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वही टीचर एजुकेशन है। मीनिंग भी बताया आपका, अर्थ, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये चीज़ें आपकी हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रकार, कौन कौन से अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। आगे आपको पढ़ना है कि अध्यापक शिक्षा के कौन से कार्यक्रम होते हैं, इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। हमारी 4th यूनिट शुरू हो गई है। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए पुरानी ईयर्स के। और स्टूडेंट्स कोई पूछ रहे हैं कि मैम इजी ट्रिक क्या है नेट निकालने की, तो मेरे तरफ से इजी ट्रिक यही है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं 100% बोलती हूँ, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को 2015 से ही लगा लीजिए, ना 12 से लगाइए, 14 से लगा लीजिए, 2014 से या 15 से लगा के 2019 तक दिसंबर और जून जो पेपर आपके हुए हैं, यहाँ तक यदि आप 2 बार लगा लेंगे, फर्स्ट पेपर जितने भी सेट हैं, फर्स्ट पेपर एंड अपने सब्जेक्ट का पेपर 2 बार यदि आप रिपीट कर लेंगे और फिर उनका आप आकलन कर लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका नेट 100% निकल जाएगा। लेकिन आपका तरीका क्या होना चाहिए कोई भी पेपर लगाने का, पहले आप कोई भी ईयर का पेपर उठाइए, उसको अपने तरीके से सॉल्व कीजिए, इसके बाद उसकी आंसर शीट से उसको मैच कीजिए, कितने क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आपके सही निकल रहे हैं उनके टारगेट को देखिए। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं
तो आप उनको उसमें फिर से देखिए, उस क्वेश्चन पेपर को दोबारा से देखिए कि जो आपका क्वेश्चन आपको नहीं आया था, जो रॉन्ग है, उसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, और यदि आप 2 बार ऐसा कर लेंगे ना तो 100% आपका नेट निकल जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ने के लिए हमारे पास मैटर की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन हमारी सफलता हमारे प्रैक्टिस पे निश्चित करती है। कोई टीचर्स घोल के नहीं पिला सकता, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मटेरियल आपके पास खुद है। यहाँ पे हम केवल समझा सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।